हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रतिभा परिवार एजुकेशन ग्रुप में। दोस्तों, राजस्थान के भौतिक प्रदेश के बारे में चर्चा कर रहे थे और आज के इस वीडियो में हम पूर्वी मैदानी प्रदेश के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। इससे पहले राजस्थान का जो दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश है, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, यह पाठ पूर्ण हो चुका है। यदि आपने ये पाठ नहीं देखा है तो वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां जाकर के आप देख सकते हो। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब बात करते हैं पूर्वी मैदानी प्रदेश की। तो दोस्तों, सबसे पहले इसके विस्तार की बात करते हैं। तो दोस्तों, बात करें ट्रसियर जो काल है, ट्रसियर काल, ट्रसियर काल या इसे बोला जाता है तृतीयक महाकल्प, तृतीयक महाकल्प। इस ट्रसियर काल और तृतीयक जो महाकल्प है, इस तृतीयक महाकल्प में हिमालय का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ था दोस्तों? हिमालय का निर्माण। और यहाँ से जो नदियां हैं वो प्रवाहित होने लगी थी। और मुख्य नदी कौन सी थी? तो गंगा और यमुना। गंगा यमुना यहाँ की मुख्य नदियां थी। चतुर्थक महाकल्प आते आते, कौन से काल में? चतुर्थक महाकल्प। चतुर्थक महाकल्प आते आते इन नदियों में जो जल है इसकी आवक ज्यादा हो जाती है या जल अधिक मात्रा में आता है। अब आपको पता होगा, बहता हुआ जो जल है वो अपने साथ में कंकड़, पत्थर और मिट्टी को बहा करके लाता है। और जो मिट्टी बह करके आती है वो मिट्टी होती है जलोढ़ मृदा, जो काफी उपजाऊ होती है, यानी उपजाऊपन की क्षमता अधिक होती है उस मिट्टी में। तो जब इसमें जल की आवक बढ़ती है तो राजस्थान का, बात करें राजस्थान की, ये अरावली पर्वतमाला है, ये हाड़ौती का पठार है या दक्षिण पूर्वी जो पठारी प्रदेश है, और ये है आपका पूर्वी मैदानी प्रदेश। यहाँ से नदियों ने अपना जो जल है यहाँ तक लेकर के आ गई और यहाँ पर मिट्टी की परत जमा हो गई, या मिट्टी की परत जमा हो गई, जिससे यह जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है इसका निर्माण हुआ। किन नदियों के जल से? गंगा और यमुना के जल से। इसे पूर्वी मैदानी प्रदेश क्यों कहते हैं? क्योंकि वास्तविक रूप से यहाँ से निकलने वाली जो नदियां हैं, हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं, वो अपना जो जल है इस क्षेत्र तक लेकर के आती है बाढ़ के द्वारा, और यहाँ पर मिट्टी की जो परत है वो जमा कर देती है। अब आपको पता होगा, जल है वो बहा करके लेके आता है तो साथ में एक मिट्टी होती है, और इस मिट्टी का नाम क्या है? जलोढ़ मृदा अधिक होती है तो इससे कृषि की संभावना भी अधिक होती है, यानी कृषि है उसका विस्तार होता है, कृषि का उत्पादन अधिक होता है। जिन क्षेत्रों में कृषि अधिक होती है वहां पर जनसंख्या भी अधिक पाई जाती है, जनसंख्या भी अधिक पाई जाती है। और जनसंख्या अधिक है इसका मतलब जनसंख्या घनत्व भी सर्वाधिक पाया जाता है। तो ये किस क्षेत्र की विशेषता है? पूर्वी मैदानी प्रदेश की। अब बात करते हैं सबसे पहले उत्पत्ति की। यदि पूर्वी मैदानी प्रदेश की उत्पत्ति की बात करें तो इसका निर्माण हुआ था चतुर्थक महाकल्प में और हिमालय का तृतीयक महाकल्प में। और इस चतुर्थक जो महाकल्प है इसका और नाम है, एक है नूतन महाकल्प और दूसरा है नियोजोइक एरा। नियोजोइक एरा। तो आपसे एग्जामिनर चतुर्थक महाकल्प के बारे में पूछ सकता है, ऑप्शन में नूतन भी हो सकता है, नियोजोइक भी हो सकता है, तो तीनों के बारे में आपको ध्यान में रखना है। और काल कौन सा था? तो काल था प्लीस्टोसीन। कौन सा था दोस्तों? प्लीप्टोसीन। कौन से काल में हुआ था? प्लीस्टोसीन काल में जो हमारा पूर्वी मैदानी प्रदेश है राजस्थान का, इसका निर्माण हुआ था। बात कर रहे थे हिमालय की, तो हिमालय का निर्माण तृतीयक महाकल्प में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? तृतीयक महाकल्प। और काल की बात करें तो काल कौन सा था? ट्रसियर काल। ट्रसियर काल प्लीस्टोसीन काल में हुआ। और गंगा और जो यमुना है, और ध्यान में रखना है, गंगा और जो यमुना है इसके द्वारा लाए गए जो जलोढ़क हैं, गंगा और यमुना के द्वारा जो लाए गए जलोढ़क हैं, इन जलोढ़कों के द्वारा जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है इसका निर्माण हुआ, या अवसाद भी बोल सकते हैं।
यानी गंगा यमुना के द्वारा जो भाग करके लाए गए अवसाद है, इससे पूर्वी मैदानी प्रदेश का निर्माण हुआ है। यह निक्षेपणात्मक संरचना है। संरचना, निक्षेपणात्मक का मतलब जल है, गंगा यमुना का जो जल है वो यहाँ पर मिट्टी एकत्रित कर देता है या मिट्टी की परत जमा कर देता है, और वो आकृति कौन सी कहलाती है? निक्षेपणात्मक, यानी दूसरे क्षेत्र से बह करके यहाँ पर इसका जमा हो गया। बात करें इसके विस्तार की, तो विस्तार कितना है? 23.60% भूभाग पर पूर्वी जो मैदानी प्रदेश है इसका विस्तार है। बात करें अगली जनसंख्या की, तो जनसंख्या कितनी है? 39%। यहाँ पर जनसंख्या कितनी रहती है? 39%। इससे पहले हमने दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश पढ़ा था। यदि दोनों की तुलनात्मक बात करें तो सबसे पहले विस्तार कितने क्षेत्र पर है? तो 23.60%। बात करें दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश की, तो कितने क्षेत्रफल पर फैला हुआ है? 6.49%। इसके बारे में हमने पहले पढ़ा था। अगली बात है जनसंख्या। जनसंख्या कितनी निवास करती है? तो यहाँ पर पूर्वी जो मैदानी प्रदेश है जनसंख्या 39%, और दक्षिण पूर्वी जो पठारी प्रदेश है या जो हाड़ौती का पठार है, यहाँ पर जनसंख्या कितनी निवास करती है? तो 11%। जिलों की बात करें तो जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है ये 10 जिलों में फैला हुआ है। कितनों में फैला हुआ दोस्तों? 10 जिलों में। और हाड़ौती का पठार कितने जिलों में फैला हुआ है? 4 जिलों में। आगे बात करें विशेषता की, क्या क्या विशेषता है इसकी? तो सबसे पहले पूर्वी जो मैदानी प्रदेश है यह राजस्थान में जलोढ़ मृदा, कौन सी मृदा? जलोढ़ मृदा, या जलोढ़ मृदा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो एल्फी शोल का प्रदेश है। एल्फी शोल का प्रदेश है। तो पहली विशेषता क्या हो गई? राजस्थान का जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है यह जलोढ़ मृदा का प्रदेश है, या फिर इसका दूसरा नाम क्या है? एल्फी शोल मृदा का प्रदेश है। अगली विशेषता की बात करें तो अगली विशेषता है यह राजस्थान का सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है दोस्तों? उपजाऊ क्षेत्र है। यहाँ पर सर्वाधिक कृषि की संभावना है और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र भी कौन सा है? तो पूर्वी मैदानी प्रदेश। आगे बात करें तीसरी विशेषता की, तो तीसरी विशेषता क्या हो गई? राजस्थान में सर्वाधिक जो जनघनत्व वाले जिले हैं, सर्वाधिक जो जनघनत्व वाले जिले हैं वो इसी पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। जैसे जनघनत्व वाले जिलों की बात करें तो जयपुर है सर्वाधिक, कितना है? 595। उसके बाद में है भरतपुर और इसका जनघनत्व कितना है? तो 503। इसके अलावा दौसा है, दौसा का जनघनत्व कितना है? 476। और बात करें अलवर की, तो अलवर का कितना है? 438। दोस्तों जनघनत्व की बात करें, प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले जो व्यक्ति हैं वो क्या कहलाता है? जनघनत्व या जनसंख्या घनत्व कहलाता है। साधारण शब्दों में क्या हो गई इसकी डेफिनेशन? कि एक वर्ग या प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या क्या कहलाती है? जनसंख्या घनत्व। और बात करें चौथी विशेषता की, तो जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है ये खनिजों की दृष्टि से निर्धन प्रदेश है। खनिजों की दृष्टि से कैसा प्रदेश है? निर्धन प्रदेश है, यानी यहाँ खनिज नगण्य पाए जाते हैं। तो आज पहली विशेषता क्या हो गई? ये राजस्थान में जलोढ़ मृदा का मैदान है या एल्फी शोल का प्रदेश है। दूसरी बात, सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र है, कृषि संभावना सर्वाधिक है और जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है या सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला भौतिक प्रदेश है। अगली विशेषता हमने पढ़ी कि राजस्थान में सर्वाधिक जो जनघनत्व वाले जिले हैं, जैसे जयपुर है, कितना है? 595। भरतपुर की बात करें तो 503, दौसा की बात करें तो 476 और अलवर 438। ये सर्वाधिक जनघनत्व वाले जिले भी इसी पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। और अगली विशेषता क्या हो गई? खनिजों की दृष्टि से यह निर्धन प्रदेश है। आगे बात करते हैं इसके वर्गीकरण की। तो दोस्तों जो वर्गीकरण है इसे कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। यानी पूर्वी मैदानी प्रदेश को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? 3 भागों में। पहला है चंबल बेसिन, दूसरा है बनास बाणगंगा बेसिन और तीसरा है माही बेसिन। सबसे पहले बात करें चंबल बेसिन की, तो चंबल बेसिन है वो मुख्य रूप से धौलपुर, इसके अलावा है करौली,
और सवाई माधोपुर, करौली और सवाई माधोपुर। ये जो 3 जिले हैं, ये 3 जिले हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? चंबल बेसिन के अंतर्गत। और यहाँ का जो मैदान है उसे क्या बोला जाता है? तो बीहड़। क्या कहा जाता है दोस्तों? बीहड़। ये आपको ध्यान में रखना है। चंबल बेसिन का विस्तार धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर कितने जिलों में है? 3 जिलों में। और यहाँ का जो मैदान है उसे क्या कहा जाता है? बीहड़ प्रदेश। नेक्स्ट आगे बात करें तो दूसरा बेसिन है बनास बाणगंगा बेसिन। बनास बाणगंगा जो बेसिन है वो मुख्य रूप से टोंक, भीलवाड़ा, जयपुर के अलावा दौसा है, और दौसा के अलावा है भरतपुर। टोंक, भीलवाड़ा, जयपुर, दौसा और भरतपुर कितने जिले हो गए? 5 जिलों में बनास बाणगंगा बेसिन का विस्तार है। और बनास बाणगंगा जो बेसिन का मैदान है इसे किन किन नामों से जाना जाता है? तो पहला है रोही का मैदान, रोही का मैदान, मालपुरा करौली का मैदान, दूसरा क्या है? मालपुरा करौली का मैदान। तीसरा है पिडमांट का मैदान, पिडमांट का मैदान, इसे विस्तार से पढ़ेंगे। और नेक्स्ट है खेराड़ प्रदेश, खेराड़ प्रदेश। ये बनास बाणगंगा के जो बेसिन है या उप विभाग है इनके बारे में विस्तार से आगे चर्चा करेंगे। नेक्स्ट है माही बेसिन। अगला कौन सा है? माही बेसिन। माही बेसिन की बात करें तो माही बेसिन डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। कौन कौन से जिले शामिल हैं? डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। ये जो 3 जिले हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों? माही बेसिन के अंतर्गत। फर्स्ट में 3, उसके बाद में 5 और फिर 3, ये जिले हैं इस माही बेसिन के अंतर्गत आते हैं। यहाँ का जो क्षेत्र है इसे किस नाम से जाना जाता है? तो पहला है छप्पन का मैदान, छप्पन का मैदान। दूसरा भाग है कांठल, कांठल का मैदान। तीसरा है वांगड़ प्रदेश, तीसरा कौन सा है? वांगड़ प्रदेश। अब बात करते हैं विस्तार से पहला छप्पन का। सबसे पहले बात करेंगे माही बेसिन की। किसकी बात करते हैं दोस्तों? माही बेसिन की। माही जो बेसिन है इसमें सबसे पहले छप्पन का मैदान, छप्पन का मैदान। छप्पन के मैदान की बात करें तो ये छप्पन का मैदान प्रतापगढ़ और दूसरा जिला कौन सा है? बांसवाड़ा। प्रतापगढ़ और जो बांसवाड़ा है इसमें माही नदी के किनारे, कौन सी नदी के किनारे? माही नदी के किनारे स्थित जो 56 गांव या फिर नदी नालों का जो समूह है, नदी नालों का जो समूह है इसे किस नाम से जाना जाता है? तो छप्पन का मैदान। ये आपको ध्यान में रखना है। छप्पन के मैदान के बारे में बहुत से एग्जामों में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट दूसरा है कांठल। दूसरा कौन सा है? कांठल का मैदान। यदि कांठल के मैदान की बात करें तो यह प्रतापगढ़ में स्थित माही नदी का जो तटवर्ती क्षेत्र है, माही नदी का तटवर्ती जो क्षेत्र या जो मैदान है वो किस नाम से जाना जाता है? कांठल प्रदेश के नाम से। नेक्स्ट है वांगड़ प्रदेश। अगला कौन सा है? वांगड़ प्रदेश। वांगड़ प्रदेश की बात करें तो ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा 2 जिले, कौन कौन से? डूंगरपुर और दूसरा जिला कौन सा है? तो बांसवाड़ा। डूंगरपुर और बांसवाड़ा में जो माही नदी है, माही जो नदी है, माही नदी के द्वारा निर्मित जो विखंडित पहाड़ी क्षेत्र है, विखंडित जो पहाड़ी क्षेत्र है, कैसा क्षेत्र? पहाड़ी क्षेत्र। ये किस नाम से जाना जाता है? तो वांगड़ के नाम से। अब यदि मैप के अनुसार देखें तो दोस्तों ये माही नदी का क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? माही नदी का। ये आपका डूंगरपुर है, डूंगरपुर। ये आपका प्रतापगढ़ और यह है बांसवाड़ा। ये जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है इसे किस नाम से जाना जाता है? छप्पन का मैदान। ये किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? छप्पन का मैदान। और ये है यहाँ पर जो क्षेत्र है ये किस नाम से जाना जाता है? तो कांठल प्रदेश के नाम से या कांठल मैदान के नाम से। और इसके
उत्तर में और दक्षिण में, माही नदी के उत्तर और दक्षिण का यह जो क्षेत्र है ये किस नाम से जाना जाता है? तो ये क्षेत्र किस नाम से जाना जाएगा दोनों? ये जाना जाता है वांगड़ प्रदेश के नाम से, वांगड़ प्रदेश। तो 56 का मैदान और कांठल, और ये कौन सा हो गया? वांगड़ प्रदेश। नेक्स्ट दूसरा भाग है बनास बाणगंगा बेसिन। अब बात करेंगे बनास बाणगंगा बेसिन की। दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। बनास बाणगंगा बेसिन का पहला भाग है रोही का मैदान। फर्स्ट भाग कौन सा है? रोही का मैदान। सबसे पहले बात करें रोही के मैदान की। और रोही का जो मैदान है इसके दूसरा नाम कौन सा है? रोही दोआब प्रदेश। रोही दोआब प्रदेश, दोआब प्रदेश। अब दोस्तों ये दोआब क्या कहलाता है? दो नदियों के मध्य का जो उपजाऊ क्षेत्र होता है ये क्या कहलाता है? नदी दोआब। तो रोही का जो मैदान है वो जयपुर से भरतपुर, जयपुर जिले से जो भरतपुर है, भरतपुर, इसके मध्य बाणगंगा और यमुना नदी, कौन सी नदियां? बाणगंगा और दूसरी कौन सी है? यमुना नदी, यमुना। इसके मध्य स्थित जो क्षेत्र है वो कौन सा, क्या क्षेत्र कहलाता है? रोही का दोआब क्षेत्र या रोही का मैदान भी बोल सकते हैं। दूसरा क्षेत्र है मालपुरा करौली का मैदान। दूसरा भाग कौन सा है? मालपुरा करौली का मैदान, मालपुरा करौली का मैदान। यदि मालपुरा करौली के मैदान की बात करें तो यह मालपुरा, और मालपुरा कहाँ है? टोंक में। कौन से जिले में दोस्तों? टोंक में। तो जहाजपुर, मालपुरा, टोंक से करौली, दूसरा जिला कौन सा है? करौली के मध्य जो बनास और बाणगंगा है, बनास नदी और जो बाणगंगा नदी है, बाणगंगा नदी है, इन नदियों के द्वारा जो निर्मित उपजाऊ क्षेत्र है इसे किस नाम से जाना जाता है? बनास बाणगंगा बेसिन। यानी नाम से ही प्रतीत होता है बनास और बाणगंगा का मैदान। और कहाँ है? मालपुरा, टोंक से करौली तक विस्तारित भूभाग है। तीसरा है खैराड़ प्रदेश। तीसरा कौन सा है? खैराड़ प्रदेश। यदि इस खैराड़ प्रदेश की बात करें तो ये जहाजपुर, ये तहसील है जहाजपुर, और कहाँ पर है जहाजपुर? राजसमंद में। कौन से जिले में दोस्तों? राजसमंद में, सॉरी राजसमंद में नहीं, भीलवाड़ा में। कहाँ है? भीलवाड़ा। खैराड़ जो प्रदेश है ये जहाजपुर, जहाजपुर, और जहाजपुर कहाँ है? तो भीलवाड़ा से टोंक, भीलवाड़ा से टोंक के मध्य जो बनास नदी है, इस बनास नदी के द्वारा जो निर्मित क्षेत्र है इसे किस नाम से जाना जाता है? तो खैराड़ प्रदेश। नेक्स्ट है पिडमांट मैदान। पिडमांट मैदान। यदि पिडमांट मैदान की बात करें तो ये देवगढ़, देवगढ़ कहाँ है? राजसमंद में। देवगढ़ कहाँ है दोस्तों? राजसमंद में। राजसमंद से भीलवाड़ा, भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के मध्य जो अरावली पर्वतमाला है, अरावली से अलग, अरावली से अलग जो बनास नदी है, कौन सी नदी? बनास नदी द्वारा निर्मित जो निर्जन पहाड़ी क्षेत्र है, कैसा क्षेत्र है ये? पहाड़ी क्षेत्र है। और पहाड़ी क्षेत्र कैसा होता है? निर्जन जो क्षेत्र है इसे किस नाम से जाना जाता है? तो पिडमांट का मैदान। नेक्स्ट तीसरा विभाजन है चंबल बेसिन, और अंतिम विभाजन है पूर्वी मैदानी प्रदेश का। यदि चंबल बेसिन की बात करें तो इसे किस नाम से जाना जाता है? बीहड़ प्रदेश के नाम से। किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? बीहड़ प्रदेश। अब बीहड़ की बात करें, बीहड़, बीहड़ क्या है? चंबल नदी के द्वारा, कौन सी नदी के द्वारा? चंबल नदी के द्वारा जो अवनाली का अपर्दन है, यानी गहरे गर्त के माध्यम से बहती है, और इस गर्त को किस नाम से जाना जाता है? अवनाली का अपर्दन, अवनाली का अपर्दन। तो अवनालिका अपर्दन से निर्मित जो उत्खात स्थलाकृति है, कैसी स्थलाकृति? उत्खात स्थलाकृति है। और यहाँ पर क्या पाए जाते हैं? घने जंगल पाए जाते हैं, और जिन्हें क्या कहा जाता है? बीहड़। कौन सा क्षेत्र कहा जाता है दोस्तों? बीहड़। और इन बीहड़ क्षेत्रों में डाकू रहता है, डाकू रहते हैं दस्यु।
किस नाम से जाने जाते हैं ये? दस्यु के नाम से। राजस्थान में जो बीहड़ है, राजस्थान में बीहड़ का जो सर्वाधिक विस्तार है वो सवाई माधोपुर में है। कौन से जिले में है दोस्तों? सवाई माधोपुर जिले में सर्वाधिक बीहड़ क्षेत्र पाया जाता है। सर्वाधिक विस्तार है कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में। अब यहाँ से दूसरा प्रश्न और बनता है, जबकि सर्वाधिक जो बीहड़ है वो कौन से जिले में है? तो धौलपुर में। दो प्रश्न बन गए, ध्यान में रखना है। राजस्थान में बीहड़ का सर्वाधिक विस्तार, यदि सर्वाधिक विस्तार की बात करें तो कहाँ है? सवाई माधोपुर में। और सर्वाधिक बीहड़ कहाँ है? तो धौलपुर में। और करौली जो जिला है, इस करौली जिले को बीहड़ की रानी कहा जाता है। बीहड़ की रानी, ये भी बहुत से एग्जामों में पूछा जा चुका है। वेरी मोस्ट कर लेना, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बीहड़ की रानी किस जिले को कहा जाता है? तो करौली जिले को। बीहड़ का जो उच्च भूमि क्षेत्र है, बीहड़ का जो उच्च भूमि क्षेत्र, इसे डांग क्या कहा जाता है? डांग। और साथ में जो निम्न भूमि क्षेत्र है, इसे क्या कहा जाता है? खादर। किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? खादर के नाम से। अब सबसे पहले बात करें डांग प्रदेश की। डांग जो प्रदेश है, इसका विस्तार सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, यहाँ पर स्थित है डांग प्रदेश। ये बीहड़ युक्त क्षेत्र है और यहाँ पर दस्यु क्या है? डाकू निवास करते हैं। कौन से डाकू निवास करते हैं दोस्तों? दस्यु डाकू है, वो यहाँ पर निवास करते हैं। अब राजस्थान सरकार के द्वारा कुछ कार्यक्रम चलाए गए हैं यहाँ पर, और उन कार्यक्रमों की बात करें तो सबसे पहला है कंदरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम। कंदरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम। यदि इस कंदरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम की बात करें तो यह 1989 में प्रारंभ किया गया और केंद्र सरकार के द्वारा, कि सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया, केंद्र सरकार के द्वारा। और भरतपुर और जो कोटा संभाग है, भरतपुर और कोटा संभाग के 8 जिलों में प्रारंभ किया गया। और दस्यु जो डाकू है, इन लोगों को समाज की जो मुख्य धारा है इससे जोड़ने के लिए ये कंदरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। तो ये भी पूछा जा सकता है, कंदरा क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो डांग प्रदेश के जो दस्यु लोग हैं, इनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ना। अब समाज की मुख्य धारा का मतलब, समाज की मुख्य धारा किनको? दस्यु जो डाकू है। अब यहाँ की बात करें, समाज की मुख्य धारा का मतलब क्या हो गया? आर्थिक सामाजिक विकास। इन दस्यु लोगों का आर्थिक और जो सामाजिक विकास है, ये करने के लिए जो कंदरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम है, ये प्रारंभ किया गया। अगला दूसरा है डांग विकास कार्यक्रम। यदि डांग विकास कार्यक्रम की बात करें तो इसका प्रारंभ हुआ था 2004 में और ये राज्य सरकार के द्वारा चलाया गया। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने जो राजस्थान का पूर्वी मैदानी प्रदेश है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा की। दोस्तों, राजस्थान का जो भौतिक प्रदेश है वो प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। यदि आपने भौतिक प्रदेश को अच्छी तरह से समझ लिया तो जनसंख्या है, खनिज है, मिट्टी है, इन सभी के जो टॉपिक हैं वो आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, यहीं से सारे क्या हो जाएंगे? क्लियर। जैसे पूर्वी मैदानी प्रदेश की जो मिट्टी है वो कैसी है? जलोढ़ मिट्टी है, और जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? एल्फी शोल मृदा के नाम से।